बदलते समीकरण। आइंस्टाइन जर्मनी के जर्मन लोगों का यहूदी के खिलाफ मोर्चा देखकर बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो यहूदियों की मातृभूमि को आजाद करके रहेंगे। ये स्थान उस समय फिलिस्तीन कहलाया जाता था। एल्बर्ट पूरे संसार को एक धागे में पिरोना चाहते थे। वो चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर रहें। आइंस्टाइन के मन में कहीं ना कहीं राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन मैडम क्यूरी ने उनको वैज्ञानिक क्षेत्र तक ही सीमित रहने को कहा। एल्बर्ट का नाम इस्तेमाल करके काफी लोग अपनी सियासत को चमकाने में लगे हुए थे। कुछ धनवान यहूदी इजराइल के लिए बड़ी बड़ी धनराशि दे दिया करते थे। शांति को भंग करने के लिए कुछ लोग तो आपस में लड़ाइयां लगाने का प्रयास भी करते थे, लेकिन आइंस्टाइन को इन सब से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इन सब के अलावा अब जर्मनी के सामने कट्टरपंथी और धर्म के अलावा एक और समस्या आकर खड़ी हो गई थी। ये समस्या देशवासियों की आर्थिक स्थिति से जुड़ी थी। पूरे विश्व में इस समय मंदी का दौर चल रहा था। हर दूसरा व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान था। आर्थिक कठिनाइयों का पता इस चीज से लगाया जा सकता था कि बर्लिन के कैंसर विल्हेम संस्थान में जहां प्रोफेसर का वेतन 75,000 मार्क या $17,750 के बराबर था, वो अब युद्ध के बाद घटकर 22,000 मार्क या $1,124 तक पहुंच गया था। जर्मनी का हर प्रोफेसर अपनी जंग से पहले की वेतन के केवल 20% वेतन पर काम कर रहे थे। इस कम कमाई के कारण वैज्ञानिकों के समिट भी कम आयोजित किए जा रहे थे। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं तो वो लोग समिट में जाकर अपना पैसा क्यों देंगे? ये ऐसा समय था जब सारे प्रोफेसर अपने सहायक के लिए भी वेतन नहीं जमा कर पा रहे थे। लेकिन आइंस्टाइन की स्थिति इन सारे प्रोफेसर से भिन्न थी। जहां एक तरफ सब आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आइंस्टाइन अपने द्वारा लिखी गई बुक्स की रॉयल्टी जबरदस्त तरीके से कमाने में लगे हुए थे। इसके अलावा आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कर दिया था। इसमें उनकी दूसरी पत्नी एल्सा का बहुत बड़ा हाथ था। आइंस्टाइन अपने बर्लिन स्थित मकान में रह रहे थे। ये अन्य प्रोफेसर की तरह छोटा मकान नहीं था, बल्कि बहुत आलीशान मकान था। आइंस्टाइन अपना ज्यादातर समय अपनी स्टडी रूम में व्यतीत करना पसंद करते थे। इस रूम में गोल टेबल थी और एक अलमारी थी। इस अलमारी में उनके कुछ नोट्स, पेपर और पेंसिल मौजूद हुआ करते थे। साथ ही उनको सिगार पीने का भी शौक था। ये शौक उनकी बीवी एल्सा अक्सर नियंत्रित करने पर लगी थी। लेकिन आइंस्टाइन फिर भी अपने सिगार बॉक्स को एक किताब में छुपाकर अपने कक्ष में ले जाया करते थे। वो अपना शाम के बाद से ज्यादातर समय अपने कक्ष में ही व्यतीत करते थे। लेकिन उन्होंने अपने कक्ष के लिए कुछ नियम भी लागू किए थे। कोई भी उनके कक्ष में नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि उनकी बीवी को भी कक्ष में जाना मना था। इसके अलावा उनके कक्ष में कोई सफाई या चीजों को कोई सही तरीके से रखने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण उनका कक्ष हमेशा बिखरा रहता था और गंदा पड़ा रहता था। इस बीच उनकी सापेक्षता की सिद्धांत के ऊपर लिखी किताब की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसका कारण यह था कि हर साल इस विषय पर सैकड़ों रिसर्च पेपर और लेख आदि तैयार हो रहे थे। उनकी इस किताब ने जर्मनी में 14 संस्करण में आकर 65,000 किताबें बेचकर तहलका मचा दिया था। इस किताब की अंग्रेजी प्रतिलिपि की भी अमेरिका में जमकर बिक्री हुई थी। धीरे धीरे उनके सापेक्षता के सिद्धांत लोगों के बीच चर्चित हो गए थे। इस कारण अनेक लोग आइंस्टाइन की विचारधारा से सहमत होने लगे थे। साथ ही आइंस्टाइन भी लोगों की अनेक तरीके से मदद किया करते थे। कभी कभी विद्यार्थी को नौकरी की जरूरत हुई तो उनकी अर्जी लगा देते। ये सब करने से उनकी छवि लोगों के बीच बहुत अच्छी होती जा रही थी। सब मानने लगे थे कि वो एक दयालु इंसान है। उनसे अनेक छात्र मदद मांगने आया करते थे। बड़े बड़े उद्योगपति भी आइंस्टाइन से प्रभावित होने लगे थे। उन सबको लगता था कि आइंस्टाइन उनकी असाधारण मदद कर सकते थे। डॉक्टर बॉश नामक एक उद्योगपति ने आइंस्टाइन को एक अनुसंधान भी दिया था, जिससे आइंस्टाइन अपने सिद्धांत के ऊपर काम जारी रख सके। जानने के लिए कि इस रिसर्च लैब में आइंस्टाइन ने कार्य कैसे प्रारंभ किया और कैसे उनकी मुलाकात एक भारतीय रिसर्चर से हुई थी, जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आइंस्टाइन की कहानी।